हैं सुंदरम एएमसी के एमडी एनसीयू सुनील। गुड मॉर्निंग। बाजार ने कल काफी ज्यादा मैच्योर रिएक्शन दिखाया, ग्लोबल पैनिक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ और आज सुबह तो खैर डेज हाई की तरफ जा रहा है। आपको लग रहा है धीरे धीरे हम रेजिलिएंट होते जा रहे हैं और एक केस बनता है कि इंडिया थोड़ा डिकपल हो जाए क्योंकि हमारे यूएस से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के हालात यूएस से बेटर है, हमारी कंपनी की अर्निंग्स यूएस की कॉर्पोरेट अमेरिका की अर्निंग से बेटर है, वहां तो 20% मार्केट कैप में अर्निंग्स ही नहीं है। क्या आपको एक केस बनता है कि थोड़ा डिकपल तो हो सकता है? देखिए, मैं एक नया शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि डीकपल्ड के बगैर हम एंटी कपल्ड एक शब्द को इस्तेमाल करेंगे। ये एंटी कपल्ड क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि देखिए, जब दुनिया में लिक्विडिटी का माहौल फैला हुआ है, वो एक बेसिक नेसेसिटी कंसिडरेशन है। अभी ऑलमोस्ट $9 ट्रिलियन यूएस का पैसा पड़ा हुआ है और इक्वल अमाउंट जापान और यूरो की पड़ी हुई है, तो 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर का लिक्विडिटी जारी है, नंबर वन। अब लिक्विडिटी वाटर जैसे अपना लेवल ढूंढता है, लिक्विडिटी अपनी बेस्ट पोजीशनिंग ढूंढती है, नंबर टू। और उस पोजीशनिंग में आप देखें तो वर्ल्ड इज पोलराइज्ड, इसलिए मैं डीकपल्ड नहीं एंटी कपल्ड कह रहा हूं कि एक है कमोडिटी इंपोर्टर्स, एक है कमोडिटी एक्सपोर्टर्स। मैं एडवांस देशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमर्जिंग देशों की बात कर रहा हूं। और ये लिक्विडिटी जो ज्यादा बहुत अपने देश में टिके रहती है, जैसे यूएस और यूरोप में, और उनके स्टॉक मार्केट या उनके डेट मार्केट के ऊपर निवेश होता है, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन इमर्जिंग मार्केट को आता है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट के अंदर ही ग्रोथ पोटेंशियल बेहतर है एडवांस देशों के कंपैरिजन में। अब इस स्थिति में आती है वो एंटी कपलिंग वाली बात, यानी जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल और बाकी कमोडिटीज की बात करें तो कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कंपनीज की ओर पैसा, लिक्विडिटी लेवल जाता है उस तरफ। और जब कमोडिटी डिफ्लेशनरी सिनेरियो होगी, घटने की उम्मीद आती है, तो ऑटोमेटिकली कमोडिटी इंपोर्टिंग। तो ये एंटी कपलिंग कहता हूं कि क्या फिर पैसा जाएगा ब्राजील या ऐसे इमर्जिंग मार्केट जो एक्सपोर्टर्स है कमोडिटी के, या इंडिया को आएगा। और माहौल अब ऐसा है कि फेड के चेयरमैन ने इतना स्ट्रांग रिमार्क दिया है कि ग्रोथ जाए भाड़ में, हमें इन्फ्लेशन को 2% तक लाना है। और अमेरिका जैसी देश में जहां पे डिमांड ड्रिवन होती है उनकी जीडीपी और इन्फ्लेशन, तो रेट हाइक का जारी रहना डिमांड को मरवा के ही वो अपना एक सिनेरियो को बदला सकते हैं। तो ऐसी हालत में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल सबसे प्रमुख उनके मन में है और रेट हाइक ही एक ही टूल है उनके पास इसको करने के लिए, तो समझिए कि ऑयल और कमोडिटी की दाम एक जनरल फ्री फॉल में आएगी। जब यूएस जीडीपी की हार्ड रिसेशन दिखेगी तब ऑयल भी टूटेगा। अब तक ऑयल उतना टूटा नहीं है जितना मेटल्स और बाकी के कमोडिटीज टूटे हैं। तो जैसे ही वो टूटती है तो इंडिया बिकम्स द मोस्ट अट्रैक्टिव। तो हमें नई लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है यूएस और यूरोप में नोट छपवाने की, हमें खाली रीअलोकेशन ऑफ मनी फ्रॉम एक्सपोर्टिंग इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज इन कमोडिटीज टू इंपोर्टिंग इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया। तो ये रीअलोकेशन ऑफ कैपिटल फ्लोज ऑटोमेटिकली हमारे मार्केट को एक भरपूर सपोर्ट देती है। उसके अलावा जो चीज आपने बताया कि इंडिया की ग्रोथ नंबर्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन में देखिए, एक तरफ जीएसटी मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हर स्टेट की रेवेन्यू स्ट्रीम, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, स्टेट के टैक्सेस हो, लैंड रेवेन्यू हो, सब बढ़ रहे हैं। तीसरी, अपने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स की नंबर 40 और 30% क्वार्टरली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी की हालत गवर्नमेंट की रेवेन्यू में दिख रही है। और सेकंड एंड फाइनल चीज आप देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी कमोडिटी यूजिंग सेक्टर्स है, जैसे ऑटो है, जैसे पेंट्स है, जैसे फर्टिलाइजर है, तो जो ऑयल रिलेटेड डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन में, एक डिफ्लेशनरी कमोडिटी सिनेरियो में उनकी मार्जिन बहुत बढ़ेगी। तो एक डिमांड ड्राइवर के सिनेरियो में कंपटीशन के खिलाफ मार्जिन प्ले उनके हाथ में आएगा। वो चूज करेंगे कि मैं टॉप लाइन को बढ़ाऊं थोड़ा मार्जिन श्रिंक करके, या मार्जिन को बढ़ाऊं ताकि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़े। तो ये चॉइस इंडिविजुअल सेक्टर्स और कंपनीज में होगी। मगर इसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट की ईपीएस आने वाले पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि आधा ही आपको वो कमोडिटी प्राइस ड्रॉप का इंपैक्ट दिखा। अब बात ऐसी नहीं है, अब बात साफ साफ ये कह रही है आपको कि मार्जिन्स
इस क्वार्टर से ही आपको इंप्रूवमेंट देखेंगे कि फुल इम्पैक्ट ऑफ ये आपको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन फॉल, मार्जिन इंक्रीज बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइस ड्रॉप। और दूसरी, आने वाले दिन के लिए भी ये बहुत ऐलान देती है कि इन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज के साथ एक प्राइसिंग पावर हाथ में आएगा जिससे वो पूरा डिमांड को फुलफिल कर सके। तो मेरे लिए फाइनल टॉपिंग ऑन द केक जो आइसक्रीम के ऊपर या टॉपिंग होता है वो होती है कि कैपेक्स का रिवाइवल स्टोरी, जो एक तरफ गवर्नमेंट तो अपनी हाथ पूरा उसमें इस्तेमाल कर रही है। 57% इस क्वार्टर में आपने ईयर ऑन ईयर कैपेक्स की ग्रोथ देखा गवर्नमेंट के खर्चे में, और स्टेट्स 26 स्टेट्स कुल मिलाकर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मैच कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। पर उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आप डेटा देखें तो एक कैपेसिटी एक्सपेंशन की प्रोजेक्ट, एक तरफ पीएलआई के थ्रू, एक तरफ डोमेस्टिक डिमांड के थ्रू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वापस 72 को पार करके 75 की ओर जा रही है। लॉन्ग टर्म एवरेज 72 है। तो डोमेस्टिक डिमांड इतनी बढ़ने के कारण कैपेसिटी एक्सपेंशन की प्रोग्राम भी चालू हो गई, ये डेटा बता रही है। तो आज इंडियन इकोनॉमी तीनों इंजन यानी मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और उसके साथ सर्विसेज सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर की हालत तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए गिर रहे हैं, प्रोविजन कवरेज इंप्रूव हो रहा है, न्यू एनपीए स्लिपेजेस, सो कैपिटलाइजेशन ठीक है, डिपॉजिट ग्रोथ फैबुलस है, और लोन ग्रोथ जो कोविड के टाइम में थोड़ी गिरी थी वो भी एक यू शेप रिकवरी, और इस साल के अंदर 15% की क्रेडिट ग्रोथ भी हम सामने देख रहे हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो मैं कहूंगा कि एक अच्छी मॉनसून भी आज दिख रही है। तो ओवरऑल एक नेक्स्ट 6 मंथ्स इंडियन इकोनॉमिक डेटा के लिए बहुत बेहतरीन हो गए। तो नेचुरली एफआई का रीअलोकेशन ऑफ इक्विटीज राइट हमारे मार्केट को आके जबरदस्त सपोर्ट देगा, और फिर 12,000 करोड़ की एसआईपी बुक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की साल में आपको 1.5 लाख करोड़ उसके थ्रू ही मार्केट को सपोर्ट मिलने वाला है। तो मैं कहूंगा कि वी आर ऑन द कस्प ऑफ अनदर बुल फॉरवर्ड आफ्टर दिस रीसेंट छोटा एक बुल मार्केट वाला करेक्शन। Okay, of course, Sunil, that was a very insightful और detailed approach on the markets. Of course, जिस तरह से केपेक्स थीम पर आप बात कर रहे हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर आप अपनी राय हमारे बीच रख रहे हैं, लेकिन साथ ही मैक्रो फैक्टर्स कई सारे हैं जो कि बाजार को एक तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमने इसी हफ्ते इनफैक्ट देखा, ऑफ कोर्स जैक्सन होल सिंपोसियम की बैठक जो हुई उसके ठीक बाद टेकअवेज जिस तरह से निकल कर आए, करेंसी पर, बॉन्ड्स पर उसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा। Where do you see rupee and bonds heading here from? देखिए, रुपी को मैं पहले टैकल करता हूं। तो रुपी की हालत ऐसी है कि आप सोचिए कि आरबीआई के पास अभी भी $600 बिलियन के करीब का रिजर्व्स है इसको फाइट करने के लिए। सेकंड, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन दो ट्रेंडिंग डाउन की स्टेटस में है क्योंकि फूड हमारा आधा सीपीआई का बास्केट है, 48% है फूड। तो मॉनसून अच्छी चलेगी तो इन्फ्लेशन ट्रेंड होगी नीचे, मगर जब तक वो 6% के ऊपर है, यानी आरबीआई के पास रेट हाइक का एक टूल है करेंसी मैनेज करने के लिए। तो मेरे ख्याल में आरबीआई इस रेट हाइक को करेंसी मैनेजमेंट टूल से इस्तेमाल कर रही है, लेस ऑफ एन इन्फ्लेशन मैनेजमेंट टूल। ओके, तो वो सेकेंड बात है। और तीसरी बात इसमें यह है कि ओवरऑल अब देखें तो इंडिया की करेंसी एक्चुअली इमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर मिडिल ऑफ द पैक में है। उसका डिप्रिसिएशन उतना ही हुआ जितना डॉलर का स्ट्रेंथनिंग, और डॉलर का स्ट्रेंथनिंग हो रहा है क्योंकि रेट हाइक के कारण, इंडिया के खिलाफ नहीं। तो डीएक्सवाई का जो अप्रिसिएशन हो रहा है उसके खिलाफ ही हम रुपी को डिप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये जो डिप्रिशिएशन हो रहा है रुपी में, मेरे को एक वरीसम चीज नहीं है। ऑलरेडी इंडियन रुपी हैज अप्रिशिएटेड मोर अगेंस्ट यूरो। देखिए तो इस यूरो के अगेंस्ट उसका अप्रिशिएशन का स्टेटस है। तो आरबीआई एक फैंटास्टिक जॉब कर रही है रुपी को आइडियली एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को मन में रखते हुए, ना एक्सपोर्टर के साइड ना इंपोर्टर के साइड में उसको बैलेंस्ड अप्रोच लेकर करेंसी अपना जो रिजर्व्स है उसको सही तरह से इस्तेमाल कर रही है। वो एक, मैं करेंसी के बारे में मैं कहूंगा कि इतना प्रेशर करेंसी के ऊपर मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी भी आपके पास डॉलर, आरबीआई के पास एम्युनिशन, गन पाउडर ड्राई है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू रेट हाइक एंड करेंसी रिजर्व्स। तो मेरे को करेंसी के बारे इतना डरावट नहीं है, मगर रुपी क्या 80 के ऊपर जाएगी? क्योंकि अगर डॉलर बहुत मजबूत होती है अपने इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण तो रुपी को थोड़ा वीकन तो होना ही है इन लाइन विद दैट। तो इसको एक वीकनिंग ऑफ इंडिया मत समझिए, ये इंडिया का पैरिटी मेंटेन कर रहा है ओवरऑल वर्ल्ड के स्थिति में। ओके, वो एक करेंसी के बारे में। आपने दूसरी क्वेश्चन पूछी थी किसके बारे में प्राची? यील्ड पर।
एक था Where do you करेंसी see the वाला। bonds going from here? हाँ, बॉन्ड, ठीक, बॉन्ड में सिचुएशन ऐसी है, जो आरबीआई रेट हाइक करती है तो नेचुरली उसके ऊपर थोड़ा बॉन्ड के ऊपर दबाव आएगा, क्योंकि वो रेट हाइक आपको ट्रांसलेट होते हुए देखने की जरूरत होती है। मगर एक होराइजन में एक सिल्वर लाइनिंग जो आ रहा है बॉन्ड्स के लिए, वो है इंक्लूजन इनटू द बॉन्ड इंडेक्स, जो जेपी मॉर्गन ऑलरेडी सर्वे ले शुरू चुकी है और इंडिया के इंक्लूजन के बारे में। अगर वो इंक्लूजन होता है और गवर्नमेंट भी थोड़ा रिलैक्स करती है, जो लिमिट रखा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को डेट के अंदर, जीसेक के अंदर एक लिमिट रखा है गवर्नमेंट ने, और वो लिमिट भरपूर फुल हो जाएगा, मगर उसको थोड़ा एक्सपैंड करेगी, तो मेरे ख्याल में ये जो डॉलर का बॉन्ड इंडेक्स के इंक्लूजन के अंदर हमारा डॉलर को इनफ्लोज आएंगे, उसका दो बेनिफिट होगा। एक, हमारी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा निवेश करेंगे और गवर्नमेंट भी वही अलाउ करेगी, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स थोड़े कम होके एक स्टेबल रेट में देख सकते हैं, नंबर वन। पर सेकंड, वो डॉलर इनफ्लो आके हमारी रुपी को एक स्ट्रेंथनिंग का फैक्टर देगी। एक तरफ एफआईआई की फ्लोस इक्विटी मार्केट में वापस आ रही है, तो वो एक सपोर्ट दे रही है रुपी को। दूसरा, बॉन्ड मार्केट में भी अगर एफआईआई के पैसा आने लगे तो रुपी के लिए वो एक सपोर्ट, तो आरबीआई के लिए आसान होगा रुपी को अच्छी तरह मैनेज करना। राइट। सुनील, जाने से पहले एक आपसे बात पूछना चाहूँगा। आप भी हेल्थ और फिटनेस पे काफ़ी समय देते हैं और इनफैक्ट अपनी पर्सनल फिटनेस बाजार में एक कैसा फैक्टर होती है, लॉन्ग टर्म में कितना पैसा आप कमा सकते हैं रिटर्न्स पे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वॉरेन बफेट साहब खुद ही हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के महागुरु माने जाते हैं। आज उनका 92nd बर्थडे है और आप इमेजिन करिए कि 95% उनकी जो पोर्टफोलियो वेल्थ है वो आफ्टर 50 आई है और 60 के बाद, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप, मुझे पता है कि आप पढ़ चुके हैं उनके बारे में और आप फॉलो करते हैं। आज हम सब उनको 92nd बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं वॉरेन जी को, यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर्स और फॉलोअर्स। कोई एक ऐसी बात जो आपने पढ़ी हो और आपके जहन में वो अक्सर ज्ञान देते रहते हैं लाइफ और इन्वेस्टिंग पे, कोई चीज़ जो आपके टॉप ऑफ द माइंड हो? मेरे को ये है, मैं अपनी शब्दों में कहूँगा कि जो हमारी भी फिलॉसफी है होती है कि प्राइस द वैल्यू एंड नॉट वैल्यू द प्राइस। तो इसका अर्थ क्या होता है कि अल्टीमेटली आप शेयर मार्केट में भी आप स्टॉक्स को नहीं खरीद रहे हो, आप बिजनेसेस को खरीद रहे हैं। अगर वो बिजनेस ठीक ठाक है, एक कभी मार्केट उसको ज्यादा वैल्यू देगा, ज्यादा प्राइस देगा, या कम देगा, मगर बिजनेस की ग्रोथ आपके हाथ में है तो एक ना एक दिन उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। तो ऑलवेज कीप योर फोकस ऑन द अंडरलाइंग बिजनेस। मार्केट उसको क्या दाम आज दे रही है उसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मगर बिजनेस को कंटिन्यूसली कीप ऑन एक्वायरिंग, जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती है। तो बाय बिजनेसेस एंड नॉट स्टॉक्स, ये मेरी एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा वॉरेन बफेट से उनकी जो एक्शंस रही है, जो टेक बूम में भी उन्होंने टेक स्टॉक्स को नहीं खरीदा था, याद है आपको, और बहुत लोगों ने उनको डांटा भी था कि आपने मिस कर दिया ये जर्नी, बट अल्टीमेटली वही सही निकले। और वो जो लॉन्ग टर्म जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला, ऐसे कंपनियों में उन्होंने निवेश किया, क्योंकि उनको लॉन्गर टर्म में एक क्रेडिट कार्ड यूसेज और एक कोका कोला जैसे एक ड्रिंक जो फिटनेस की ओर अभी बढ़ रही है विद जीरो कोक एंड ऑल दैट, ऐसी कंपनीज में उनको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दिखी, तो वो उसको सिस्टमैटिकली खरीदते रहे। तो बाइंग द राइट बिजनेसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन बाइंग द राइट स्टॉक। सुनील, कोका कोला से याद आया, बफेट साहब भी चेरी कोक और बर्गर्स बहुत खाते हैं। आप भी क्या उनके फॉलोअर हैं, जंक फूड की तरफ रुचि रखते हैं? देखिए, इंडिया में मैं तुमको बहुत और केयरफुल रखना है, हमारे खाने में देसी घी और ये इतना ब्लेंड हो जाता है तो वो तो हमारे सिंस तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो हमें डाइट पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे बर्गर और कोक से तो काम नहीं चल पाएगा। खैर, उनके सुपर जीन्स हैं कि 92 पर भी खूब बर्गर और कोक आराम से हजम कर लेते हैं। हम लोग शायद इंडियंस इतना ब्लेस्ड नहीं है। एक मेरी तरफ से एक आई वांट टू मेक अ स्मॉल स्टेटमेंट, कर सकता हूँ? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, जैसे कि आज हमारा एनएफओ शुरू हुआ था 16 अगस्त को, सुंदरम फ्लेक्सी कैप फंड आपने भी कवर किया था अपने चैनल में। आज उसका अंतिम दिन है। तो क्या है, मेरे को खुशखबरी यह है कि हम अभी 1000 करोड़ की कलेक्शन पार कर चुके हैं सुबह। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। देना चाह रहा हूँ, और आज का दिन है लास्ट दिन। तो जो भी है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये मार्केट का करेक्शन इस शॉर्ट टर्म करेक्शन, इंडिया के लिए ये सिनेरियो बहुत बेहतरीन है, तो निवेश करने के लिए आज वक्त है।
तो मैं सभी आपके व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके एनएफओ को आपके डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बात करें, और आज लास्ट दिन है उसमें निवेश करने के लिए, तो आप सपोर्ट करेंगे तो ऑलरेडी हमारी जो कलेक्शन 4 डिजिट है वो एक मजबूत स्थिति पे पहुंच सकते हैं, और आपके लिए हम वैल्यू और वेल्थ क्रिएशन की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। एब्सोल्युटली सुनील, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स आप अपने इन्हीं तरह से प्रोडक्ट्स नए लॉन्च करते रहें और इनका प्रदर्शन और भी अच्छा आने वाले दिनों में देखें, यही बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं।